कौन सा ऐसा क्रिएटर है जिसने मैक्सिमम इतना प्रॉफिट करा है? मैं एलविश भाई का बहुत अच्छा एग्जांपल लूंगा। हाँ, ₹10 में अराउंड 1.2 CR। ओके 1.2 CR मैक्सिमम आपने अभी तक देखा है? जो मैंने अभी तक देखा है। हो सकता है कि एक महीने की पेमेंट। एक महीने की पेमेंट। और कौन सा ऐसा क्रिएटर है जिसने मैक्सिमम लॉस करा है? 07 है। हाँ। वो भी हमारे क्रिएटर है। हमारा मैक्सिमम लॉस गया है 40 lakhs। 40 lakhs। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, रील से वो अगर मान लो कि वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपना पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको आइडिया नहीं है कि वही सेम रील मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे डाल के भी पैसा कमा सकता हूँ। तो ऐसे कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं सेम कंटेंट डाल के मतलब एक अर्न कर सकता हूँ? क्या ऐसी बेस्ट एडवाइस है जो तुम एक कंटेंट क्रिएटर को दोगे जिससे वो ग्रो कर सके? और क्या ऐसी बेस्ट एडवाइस है जो तुम ऐसे क्रिएटर को देना चाहोगे जो बहुत सालों से कंटेंट बना रहा है पर अभी तक वो ग्रो नहीं कर पा रहा? कई बार ग्लिचेस होते हैं हाँ। जो कि प्लेटफॉर्म की तरफ से होता है। मतलब इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बहुत लोगों का मन होता है कि हाँ चलो हमें कुछ ना कुछ कंटेंट बनाना है, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप एज अ कंटेंट क्रिएटर एक करियर भी बना सकते हो। तो उस सीरीज पे हम कुछ बातें करने वाले हैं। तो हमारे साथ है शुभम और निपुण, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को ग्रो करने में हेल्प करा है। 2 लोग शायद महीने के 8-10 हज़ार रुपये कमा रहे थे और आज उनकी इनकम करोड़ों तक पहुंच चुकी है। तो बहुत लोगों को इन्होंने ग्रो करने में हेल्प करा है। तो मैं पहले तो आपको वेलकम करना चाहूँगा मेरे शो पे। वेलकम टू माई शो। और मैं आपसे पूछता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा अपना काम एक्सप्लेन करो कि आप एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें करते हो। बेसिकली भाई हम फेसबुक के ऊपर अभी काम कर रहे हैं करंटली, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं कि क्रिएटर्स जहाँ जहाँ से पैसा कमा पा रहे हैं वहाँ पे हम उनको हेल्प कर रहे हैं क्रिएटर्स को पैसा कमाने में। तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है सिर्फ प्लेटफॉर्म से? करंटली फेसबुक है। ओके मतलब पिछले 2-3 साल से। अगर मैं एक वीडियो अगर यूट्यूब पे डाल रहा हूँ और एक वीडियो अगर मैं फेसबुक पे डाल रहा हूँ तो ज़्यादा पैसे मैं शायद फेसबुक से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, अभी आप ये मान लो एक तरह से फेसबुक अभी के टाइम पे 2014-15 का यूट्यूब है, क्योंकि यहाँ पे अभी इतना क्रिएटर्स नहीं है, यहाँ पे इतना सैचुरेशन नहीं है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुके हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे नए क्रिएटर्स को रीच मिलना इतनी मुश्किल है, पर फेसबुक पे ईजी है, क्योंकि फेसबुक पे अभी फेसबुक चाहता है और क्रिएटर्स आए, और फेसबुक की ऑडियंस बहुत बड़ी है। ओके मतलब ये अर्ली स्टेज है, मतलब ये अभी अर्ली स्टेज कंटेंट क्रिएटर्स पर अर्ली स्टेज पे भी अगर मैं आपको बात करूँ मोनेटाइजेशन रेवेन्यू की, तो यूट्यूब का लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू था वीडियो एड्स के थ्रू वो था $40 बिलियन। ओके। फेसबुक का है $150 बिलियन, जबकि अभी सर अर्ली स्टेज पे अर्ली स्टेज में। ओके बट आई थिंक बहुत लोगों को ये आइडिया भी नहीं है कि फेसबुक से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो पहले तो मुझे ये एक्सप्लेन करो कि फेसबुक पे क्या क्या वीडियो होती है, किस हिसाब से उसमें अर्निंग सोर्सेस हम मतलब एग्जैक्टली क्या करना होता है कि जिससे हम पैसे आ सकते हैं? भाई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए फेसबुक पे बहुत सारे मतलब तरीके अवेलेबल हैं जिसके थ्रू वो पैसे कमा पा रहे हैं। ओके। मेरे हिसाब से 5 से 6 जो अभी तरीके हैं वो अच्छा पैसा दे रहे हैं फेसबुक पे। ठीक है। लाइक इसमें हमें इन स्ट्रीम एड्स देख सकते हैं। वो क्या होता है? वो क्या होता है? 3 मिनट प्लस जो वीडियोस होती है उस पे इन स्ट्रीम एड्स आते हैं। लाइक हर 1-2 मिनट के बाद में एड्स आने लगते हैं वीडियो पे, जो Okay. यूट्यूब का भी है। अच्छा model। ओके ओके। उसके अलावा रील्स पे आ रहा है, अभी पेमेंट अच्छा मिल रहा है फेसबुक क्रिएटर्स को। Okay. रील्स के ऊपर क्रिएटर्स ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, रेवेन्यू कर रहे हैं स्टार्स के थ्रू, कि अगर जो उनके फैंस हैं अच्छा। वो उनको कुछ स्टार्स देके हाँ, तो वहां से पैसा आ रहा है क्रिएटर्स को। Okay. बाकी ब्रांड स्पॉन्सरशिप तो फेसबुक पे भी है। अच्छा फेसबुक पे लाइव भी मोनेटाइज्ड है, तो अगर Live जो भी क्रिएटर्स monetized लाइव है। वाले अच्छा। थे हाँ हाँ जो लाइव जाते थे, तो फेसबुक अगर लाइव करेंगे तो लाइव भी मोनेटाइज्ड है। गेमिंग मोनेटाइज्ड है। अच्छा अगर आप गेमिंग फेसबुक भी पे कर रहे गेमिंग भी आ गई है। हाँ। अब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे क्या होता है कि मतलब वैरायटी ऑफ कंटेंट आपको मिल जाता है, जैसे एजुकेशन भी हो गया, व्लॉगिंग भी हो गया, रोस्टिंग भी हो गया, गेमिंग भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो चलती है। बट फेसबुक पे ना मैंने कहीं ना कहीं ऐसे देखा है कि हाँ चलो एक फ़नी वीडियोस चलती है या फिर इमोशनल वीडियोस ज़्यादा चल रही है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें फिक्स है या फिर ऐसी चीज़ें चलेगी या फिर उसमें भी मतलब चांसेस हैं कि और चीज़ें भी चल सके, ऐसा कुछ? लाइक यूट्यूब पे क्या होता है कि आप यूट्यूब पे आप एजुकेशन लेने ही जाते हो, आप एंटरटेनमेंट भी आप लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो आप। फेसबुक पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, जो आपकी सर्च बेस हिस्ट्री है आपको उसके बेस पे कंटेंट मिलता जाता है, कंज्यूम कर सकते हो आप। लेकिन आप ऐसा नहीं है, अगर आप मैं अगर 5th क्लास का स्टूडेंट हूँ तो मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करूंगा कि मेरे को कुछ पढ़ना है, तो फेसबुक पे वो मेरे को ऑप्शन नहीं मिलता कि मैं उस पर जाके सर्च करूँ कुछ और उससे रिलेटेड मेरे को कंटेंट मिले। वो बेसिकली हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, जो हमारे लाइक फीड है, जो हम देखना चाहते हैं वही हमें कंटेंट देखने को मिल रहा है। ओके मतलब उसमें रैंडमली होता है कि Random वो है आपके हाथ में नहीं है कि आपको क्या देखने को मिलेगा। आप प्लेटफॉर्म समझो ना, यूट्यूब एक सर्च इंजन है, हाँ। वीडियो का सर्च इंजन है बेसिकली। एग्जैक्टली और फेसबुक सोशल मीडिया है। आप स्क्रॉल कर रहे हो, आप अपनी फ्रेंड्स की आपने फोटो लाइक करी, हाँ। फिर वीडियो आ गई, अपने वीडियो देख ली, उसके बाद किसी ने कहीं चेक इन कर रखा है, आपने वो देख लिया, तो वो एक सारी चीजें मिक्स होकर आ रही है। यूट्यूब पे तो आप जा ही किसी पर्पज से रहे हो।
समझ गया। तो सब क्रिएटर जो भी बनना चाहते हैं ना कुछ, तो एंड ऑफ द सीजन उनके माइंड में एक मनी का पर्सपेक्टिव तो होता ही है कि भाई हम पैसे कितने कमाएंगे। तो आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपने ऑलरेडी इतने सालों से आप कर रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे क्रिएटर है, मतलब मैं नाम नहीं जानना चाहूंगा, बस कौन सा ऐसा क्रिएटर है जिसने मैक्सिमम इतना प्रॉफिट करा है और कौन सा ऐसा क्रिएटर है जिसने मैक्सिमम लॉस करा है? क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो चैनल चालू करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं और फिर एंड ऑफ द सीजन वो चैनल बंद करके वो छोड़ जाते हैं। तो ऐसे आपके दिमाग में अगर कोई है तो एक रेंज जानना चाहूंगा मैं, कि लोगों को भी आइडिया लगे कि हाँ इतना लॉस भी हो सकता है, इतना प्रॉफिट भी हो सकता है। देखो मैंने जो मैक्सिमम देखा है क्रिएटर्स का, हाँ। वो 150 टू 170 के डॉलर्स देखा इन अ मंथ। नहीं, मुझे इंडियन रुपीज में जानना है, डॉलर इंडियन रुपीज में अराउंड 1.2 CR। ओके, 1.2 CR मैक्सिमम आपने अभी तक देखा है? जो मैंने अभी तक देखा है, हो सकता है कि एक महीने की पेमेंट? एक महीने की पेमेंट। ओके। ये वो क्रिएटर है जो हमारे साथ हैं अभी, मतलब जो हम जिनने हमारे साथ में काम करा है या जो हमारे साथ हैं अभी, ये उन क्रिएटर्स का है। वहीं अगर हम उन क्रिएटर्स को भी जानते हैं जो हमारे नोन में है, हाँ, पर वो कमा रहे हैं मतलब लाइक 3-4 CR भी कमा पा रहे हैं, पर वो यूएसए प्रीमियम क्रिएटर्स हैं। अच्छा, वो अच्छा कमा पा रहे हैं, पर जो हमारे साथ है हम उनका बता रहे हैं इंडियन आरपीएम के हिसाब से। तो क्या इस चीज से फर्क पड़ता है कि मैं कंटेंट किस एरिया के हिसाब से बना रहा हूं? जैसे अगर मैं इंडिया के हिसाब से बना, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बड़ा एग्जांपल लूं तो इंडिया के हिसाब से बना रहा हूं तो उसका रेवेन्यू कुछ अलग होता है, और अगर मैं फॉरेन कंट्रीज के हिसाब से बना रहा हूं तो अलग उसका रेवेन्यू, ऐसा कुछ रेवेन्यू आप बेसिकली समझो, रेवेन्यू कैसे आता है? रेवेन्यू आएगा हमारी एड से। ठीक है। तो जो व्यूअर्स हैं, जिन जिन कंट्रीज में मेरी जाएगी, उस जितने उस व्यूअर्स के हिसाब से हमारा रेवेन्यू बनेगा। हाँ। अगर 10% मेरे व्यूअर्स मान लो यूरोप से हैं, तो यूरोप के एडवर्टाइजर्स कितना पे कर रहे हैं, उस हिसाब से मेरा रेवेन्यू कितना होगा। इंडियन एडवर्टाइजर्स का भी 1/10 है अगर मैं यूएस को लेके चलूँ। ओके। अगर आप 1 मिलियन व्यूज इंडिया में बना रहे हो, तो आपके मोनेटाइजेशन फेसबुक पे बनेंगे अराउंड 100 to 150। ओके। और यूएस में बन जाएंगे $1000 to $1200 आराम से। अच्छा। तो 10x है वहां पे। समझ गया। क्योंकि वहां पे एडवर्टाइजर को भी ज्यादा पे करना पड़ा है उस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे पर व्यू मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा? कौन सी ऐसी कंट्री? यूएस है, मैक्सिको है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो यार एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में है कि क्या मैं इंडिया में बैठ के उन कंट्रीज के लिए कंटेंट बना सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकते हो आप ये, और कर भी रहे हैं लोग, इनफैक्ट कर भी रहे हैं लोग। आपके बैठने से फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ बैठे हो। हाँ। आप इंडिया में किसी गुजरात के गांव में बैठ के भी कंटेंट बना सकते हो, पर आपको ये देखना पड़ेगा आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और उसको क्या देखना है। ओके। अगर आपने उसका इंटरेस्ट पकड़ लिया और वहां धीरे धीरे एंगेजमेंट आने लग गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि यार यूएस के लोगों को मान लो आर्ट, एक टाइप का आर्ट है, उसकी वीडियोस पसंद है। मैंने वो वीडियोस बनाना स्टार्ट करी और धीरे धीरे उसी एरिया की एंगेजमेंट आने लग गई। तो फेसबुक क्या करेगा, वो सेम इंटरेस्ट वाले लोगों को वहीं पे दिखाने लग जाएगा। ओके। बट अगर जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बैठ के वो कंटेंट बना रहा हूँ, तो ये कैसे मुझे पता चलेगा कि हाँ ये तो इंडिया की ऑडियंस देख रही है या फिर मैक्सिको की ऑडियंस देख रही है? आपको पूरा जो फेसबुक ग्राफ होता है उसमें सब दिखता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है बेसिकली। नहीं, अगर मुझे व्यूअर्स ही वहां के चाहिए, व्यूअर्स वहां के चाहिए, तो आप अगर सिर्फ वहीं के चाहिए तो आप कंट्री ब्लॉक कर सकते हो उसमें। कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को इंडिया के व्यूअर्स ही नहीं आए, तो वहाँ पे कंट्री ब्लॉक का ऑप्शन आता है कि वहाँ पे कंट्री ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक वाइड रेंज रखनी चाहिए कि जिससे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज एक बार स्टार्ट हो, व्यूज आना स्टार्ट हो। समझ गया। ये तो मतलब मुझे लग रहा है कि शायद हम थोड़े एडवांस टॉपिक पे चले गए हैं, थोड़ा वापस बिगिनर पे आते हैं कि हाँ चलो अगर आज मुझे कुछ कंटेंट बनाना है या फिर मेरे को भी आइडिया नहीं है। मतलब मान लो कि मैं गुजरात के एक छोटे से गांव में बैठा हुआ, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, पर मुझे इतना पता है कि हाँ यार सोशल मीडिया ना पैसा बहुत अच्छा देता है कि, और मुझे वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है। इसमें सबसे बड़ी गलती जो क्रिएटर्स करते हैं कि जो अगर स्टार्टिंग वाले क्रिएटर्स हैं, आप जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स हर्ष बेनीवाल, ये लोगों ने स्टार्ट जब किया था, इन लोगों की प्रोडक्शन कॉस्ट 0 थी। ये आपको ज्यादा पता होगा इसके बारे में कि मतलब 0 कॉस्ट थी इनकी। लेकिन आज जो क्रिएटर आ रहा है उसको लगता है कि मिनिमम मेरे को 50,000 रुपए जेब में लेके उतरने ही पड़ेंगे। तो पहला लॉस तो उसका वहीं पे हो गया, 50,000 रुपए का वो लॉस ही एक तरह से, जब तक वो कमाएगा नहीं वो लॉस है उसको। ट्रू। तो लोग क्या कर रहे हैं, वो 50,000 रुपए खर्च कर रहे हैं उसको, और वो चाह रहे हैं कि 50,000 खर्च करके 1 लाख रुपए कमा ले। इतना आसान है नहीं यहाँ पे। एग्जैक्टली माई पॉइंट। मतलब मैंने ना बहुत सारे मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी लोग हैं जो लोग क्या करते हैं पता है, जो किस मेंटालिटी से स्टार्ट करते हैं। वो लोग स्टार्टिंग में ये सोचते हैं कि भाई स्टार्टिंग में ना मैं इतना खर्चा कर दूं 4-5 वीडियो बाद मेरी पेमेंट तो आनी स्टार्ट हो ही जाएगी, मैं तो वायरल हो ही जाऊंगा, या फिर मेरी चीजें चलने लगेगी, मेरे पैसे आने लगेंगे। तो इस हिसाब से ना वो स्टार्टिंग में बहुत खर्चा करते हैं, जैसे एक वीडियो पे लाख रुपए खर्च है। मेरे से कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको भी आइडिया भी नहीं है। बहुत लोग हैं मेरे पास, बहुत लोग। तो सबसे बड़ी इनकी गलती मैं बताता हूँ। ये लोग पहले देखते हैं कि वो बड़े क्रिएटर्स क्या, वो अगर मर्सिडीज में घूम रहे हैं, मेरे को भी एक साल में मर्सिडीज में घूम रहे हैं, पर वो ये नहीं देख रहे कि वो 7-8 साल से मेहनत कर रहे हैं भाई। सही बात है। और
अगर मान लो हर्ष बेनीवाल है, हाँ, ठीक है, वो मर्सिडीज में घूमता है, हाँ, तो पर उसने सोचा थोड़ी था कि मैं मर्सिडीज में घूमूंगा, इसलिए तो उसने कंटेंट नहीं बनाया, उसका Exactly. पैशन था। हाँ। अगर आपका पैशन ही नहीं है ना तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। सही बात है। और मर्सिडीज वाला जो आपने एग्जांपल दिया ना, वो चीज क्या पता है, अगर मर्सिडीज खरीद रहा हूँ ना, तो कुछ साल बाद धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू कम हो रही है। कंटेंट क्रिएटर के लिए वो कम नहीं होती, उसके लिए हमेशा वो मर्सिडीज भी एक व्यूअरशिप है कि आज अगर मैं अपने ब्लॉग में अगर मर्सिडीज दिखा रहा हूँ ना, तो 4 लोग देखेंगे, हाँ यार ये तो मर्सिडीज में घूमता है, तो उसके लिए वो उसकी brand value उससे बढ़ भी रही वो पैसा कमा ही रहा है, तो उसके लिए वो चीज प्रॉफिटेबल है, जबकि वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि हाँ, आप कमाई एक्सपेक्ट करो ही मत, ये हाँ। मतलब ये चीज, हाँ वो इंपॉर्टेंट चीज है, बट ये एक्सपेक्ट करके मत कूदो कि हाँ मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा, मतलब मैं कमाई करूंगा ही वो आपकी मेहनत का एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है। एग्जैक्टली। कमाई भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट की, जैसे मेरे पास 2-3 लाख रुपए आ गए, मैंने सोचा मैं कंटेंट बनाऊंगा और 3 लाख का 6 लाख बना लूंगा। तो कोई फेरी टेल तो है नहीं कि अपन ऐसे 3 लाख लगा के 6 लाख कमा लेंगे। तो उसमें प्लानिंग कैसे करें? मतलब फॉर एन एग्जांपल, जैसे मेरे पास अगर 2 लाख रुपए हैं, तो मैं अगर प्लानिंग करूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि हाँ वो 2 लाख रुपए में कम से कम 2 साल तक मैं वो कंटेंट बना सकता हूँ, कर पाऊँ। एग्जैक्टली 2 साल तक वो बना सकता हूँ, तो मैं वो बनाऊंगा। वरना फिर मैं ऐसे सोचूंगा हाँ 4 एपिसोड बन गए, 5 एपिसोड बन गए और फिर मैं कमा जाऊंगा, ये हो नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास अभी कुछ 3-4 महीने पहले जब फेसबुक का एक तरह से वेव आया ना बहुत ज्यादा, लोगों को लगने लगा कि यार ये क्रिएटर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक क्रिएटर है संजू सरावत, उन्होंने जी वैगन निकाली, तो बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए कि यार फेसबुक पे तो मतलब लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हम भी आते हैं, हम भी कमाते हैं। अच्छा, उन लोगों का बैकअप था मैक्सिमम 10 वीडियोस बनाने का। अच्छा, ओके, हाँ, 10 वीडियोस बनाया, नहीं चले, वापस लौट गए, वहीं वापस काम करने लग गए। मैं सजेस्ट करता हूँ क्रिएटर्स को कि एटलीस्ट 100 वीडियोस का अगर तुम्हारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट है, हाँ, तब तुम स्टार्ट करो कंटेंट प्रोडक्शन में घुसना, क्योंकि ऐसा तो कोई क्रिएटर मैंने नहीं देखा जो 5 वीडियो बनाया और वायरल हो गया। तो मतलब पर ये थोड़ा गलत वे में चला गया, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जैसे आपने बोला कि 100 वीडियो का आपके पास बैकअप होना चाहिए, बट हर कोई नहीं होता, हर किसी के पास बैकअप नहीं होता। जैसे बैकअप मतलब आपके पास, फिर आप उस खर्चा ही मत करो ना, आप एग्जैक्टली माय पॉइंट कि जीरो कॉस्ट से भी आप एक चीज बना सकते हो, एक कंटेंट बना सकते हो, एक चैनल बना सकते हो। तो पहले उस पर फोकस करो कि आप जीरो बजट में भी कितना अच्छा बना सकते हो। मैं कई ऐसे क्रिएटर्स को भी जानता हूँ कि जो हमारे साथ अभी भी हैं, और वो $20,000 मंथ भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट हार्डली मेरे हिसाब से जो आती है 20 से 25 हजार आती है। मैंने कभी उनसे डिस्कस नहीं करी, लेकिन हाँ इससे ज्यादा नहीं आती, क्योंकि वो कंटेंट अच्छा बना रहे, कंटेंट में दम है उनके। आपका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट, भले उसमें आप खर्चा करो ना करो। मुझे सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है राउंड टू हेल। बेस्ट भाई बहुत टाइम तक उनकी वीडियोस में मैंने वो क्वालिटी नहीं देखी, बट उनका जो कंटेंट होता था ना वो एंटरटेनिंग होता था। उस टाइम पे क्वालिटी नहीं होती थी, मतलब तुम्हें कहीं पे वो आसमान एकदम वो फटा हुआ दिख रहा है, लाइट बहुत, पर वो चीज उनका कंटेंट, हाँ वो था टॉप नॉच था कि हाँ वो मजा आएगा, एंटरटेनमेंट था। ऑडियंस को चाहिए कंटेंट की क्वालिटी, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो। ट्रू, तो ये मिथ तो पहले दिमाग से निकालना चाहिए। हाँ। और एक बात इसमें भी हो सकती है कि आपकी कंटेंट के ऊपर भी तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अब आपने सोच लिया कि यार मैं शॉर्ट मूवीज बनाऊंगा या मैं 1-1 घंटे मूवीज बनाऊंगा, तो आप कुछ भी कर लो, आप 2-3 लाख से कम में तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि आपको एक सेट भी चाहिए, आपको कैमरा भी चाहिए, साउंड भी चाहिए, वो चाहिए। बट आपकी अगर कैटेगरी मान लो फूड है, आप फूड ब्लॉगर हो, आपको कुछ खर्च जीरो, मतलब 100-150 रुपए तो जीरो ही हो गया खर्चा। आप अगर आर्ट बना रहे हो तो जीरो खर्चा है, आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो जीरो खर्चा है। तो आप शुरू के लिए या तो आप वैसी, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऐसी कैटेगरी चुनो जहाँ पे आपका ज्यादा खर्चा ही ना हो, समझ आप या आपकी टीम वो बना पाए। मेरी थिंकिंग ना इसमें थोड़ी अलग है। मैं ये सोचता हूँ, अगर जैसे आपने बोला ना कि 1-2 घंटे की मूवी बनानी हो तो भी आपको एक पैसा तो मिनिमम अमाउंट आपको लगाना ही पड़ेगा। बट मैं ये सोचता हूँ अगर वो भी चीज आपने फ्री में जुगाड़ कर ली ना, तो आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, ये ऐसे हैं कि आपको मल्टीपल चीजें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मूवी नहीं है कि आप एक्टर हो तो आप एक्टिंग ही करोगे, आप एडिटर हो तो एडिटर ही करोगे। आपको मल्टीपल चीजें सीखनी पड़ेगी और हर चीज में आपको जुगाड़ सीखना पड़ेगा। तो लाइक मैंने वही टेक्निकल गुरुजी की एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने उनका ये देखा था, मतलब वो उनका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है। तो मैंने उनकी जो वीडियो देखी उसमें देखा कि उन्होंने जब यही बताया कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट शुरू से 0 थी, लेकिन जैसे जैसे वो कमाते गए वो उसी में इन्वेस्ट करते गए, उन्होंने निकाला नहीं पैसा। तो आप भी वही कर सकते हो कि अगर आप यहाँ से अगर 10,000 रुपए कमा रहे हो तो 10,000 रुपए वापस लगा दो, क्योंकि आपने वहां से 0 से स्टार्ट किया था, आपको प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी अभी भी 0 ही है। जब आप 1 लाख कमाने लगो तब आप और इन्वेस्ट कर दो, अच्छी तरह इन्वेस्ट कर दो, 50,000 अपने निकाल लो। पर इन्वेस्ट जो कमा रहे हो उसी को इन्वेस्ट करते रहो, मेरे हिसाब से खुद की जेब से कभी नहीं डालना चाहिए। ट्रू। तो अब मैं वो वापस वो फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, उसका मुझे आधा आंसर मिला था कि एक बंदा जो मैक्सिमम कमा रहा है, वो आपने बोला 1.2 CR तक एक बंदा है जो कमा रहा है, हमारे क्रिएटर्स में एक है। तो और ऐसा कौन सा बंदा है जो मैक्सिमम लॉस करा हुआ है आपके नोन में हो कोई?
जिसने मतलब बहुत सारे स्टार्टिंग में पैसे लगाए, बहुत चैनल खोले हो और फिर एंड में वो पैसे डूबे हो, वैसा कुछ? लॉस 3-4 लाख का भी करा है, हमारे सामने करा है। ओके। और हमें खुद को दुख हुआ कि 3-4 लाख छोड़ो, मैंने कितना लॉस करा है। हाँ मैंने ट्राई किया था ठीक है, मैंने ट्राई किया था एक प्रोडक्शन, अच्छा टाइप का प्रोडक्शन खोलने का। फिर हमारा मैक्सिमम लॉस गया है 40 lakhs। 40 lakhs। तो इतना भी जा सकता है मैक्सिमम लॉस। समझ गया। हाँ उसके बाद चैनल डिलीट भी। तो मतलब एक मेरा मुझे ना थोड़ा जानने की मतलब वो मन हो गया मेरा कि यार आपके हिसाब से उस टाइम पे आपकी क्या गलती रही है जिसकी वजह से आपको इतना लॉस हुआ है? मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही थी कि हम कंसिस्टेंट ही नहीं थे। ओके। ठीक है, अगर आप और हमने वही चीज़ की यार, हम अगर टीवी अभी इस लेवल प्रोडक्शन कर रहे हैं, हाँ। हमें भी उस लेवल प्रोडक्शन करना है। ओके। तो हमने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। हाँ 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 आप ही शूट करते थे। हाँ सो वो लोकेशन, अलग अलग एक्टर्स, बड़े एक्टर्स को बुलाना, एडिटर्स, साउंड, बैकग्राउंड साउंड भी बनवा रहे हैं हम। अच्छा। बट अगर हम ये देखते कि हम वो अमाउंट से कंटेंट की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देते, क्वालिटी चाहे कम रख देते, तो भी एक टाइम पे आके ऑडियंस धीरे धीरे बिल्ड होने लग जाती। ओके, तो ये मतलब आपके हिसाब से ये सबसे बड़ी गलती रही है? हाँ, ये मेरी एक्सेप्टेंस है कि हाँ जरूरी नहीं है कि मेरे पास करोड़ लगाने को है तो मैं करोड़ लगा दूं, उस टाइम पे भी आप जुगाड़ कर सकते हो। कर सकते हो। मेन पॉइंट ये है, यहाँ पे हम ये चीज खत्म कर सकते हैं। अब मान लो कि जैसे मैंने एक कंटेंट फिक्स कर लिया कि हाँ मेरे को कुछ इस टाइप का बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मर हूँ, आजकल ये भी वीडियोस बना रहे हैं कि अगर मैं फार्मर हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ, तो मैं वैसा कंटेंट चूज करूँ। और मैं ये एडवाइस भी करूंगा लोगों को कि आप वैसा कंटेंट चूज करो जो आप बना सकते हो। हाँ। कि ऐसा नहीं है कि हाँ आपकी रीच के वो बाहर है। अब जैसे मैं अगर एक फार्मर हूँ और मैं रोज खेती करता हूँ, तो मैं चाहूंगा ना कि हाँ चलो मैं कुछ ऐसे व्लॉगिंग करूँ जिसमें डिटेलिंग में फार्मिंग के बारे में नॉलेज दूं लोगों को। तो वो अगर उन्होंने वो चूज कर लिया कि भाई हाँ चलो मुझे फार्मिंग का बनाना है, अब उनके हिसाब से प्लेटफॉर्म कौन सा सही रहेगा? भाई कभी भी क्रिएटर्स को मेरे हिसाब से एक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक कभी नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि हमने पहले भी एग्जांपल्स देखे हैं, टिकटॉक बंद हुआ तो जो वहाँ के क्रिएटर्स थे उनका क्या? ट्रू। तो अगर वो सिर्फ उन्होंने वो तो अच्छा करा कि टिकटॉक का जो अपना बेस था वो इंस्टाग्राम पे शिफ्ट कर लिया। नहीं तो वो क्रिएटर्स का अगर कोई 20 मिलियन का फॉलोअर्स वाला उस टाइम टिकटॉक पे कोई क्रिएटर था, तो उसके बाद इंस्टाग्राम पे कोई जानता ही नहीं उसको, वो कहाँ पे बताएगा कि हाँ मेरा टिकटॉक पे 20 मिलियन का अकाउंट था। तो क्रिएटर शुड गो मल्टी प्लेटफॉर्म, मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। अगर आप जो बस ये है कि पहले जो मेन आपका जो प्लेटफॉर्म है उसको, जैसे निपुण ने बताया कि उसको पहले कंसंट्रेट करके उसको बनाओ, मतलब प्राइमरी प्लेटफॉर्म प्राइमरी वो रहना चाहिए। अगर आपने फार्मर्स का बोल दिया, अब मैं देखूंगा ये फार्मर्स का कंटेंट कौन देखेगा? ये लोग देखेंगे टीयर 2 टीयर 3 में जो लोग रह रहे हैं। बैंगलोर में वाले लोग नहीं देखेंगे, दिल्ली वाले लोग नहीं देखेंगे, गाँव वाले लोग देखेंगे। वो लोग क्या प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं? वो यूज कर रहे हैं फेसबुक। ओके। अगर आप टीयर 2 टीयर 3 में जाओगे, किसी को देखो वो लोग फेसबुक पे स्क्रॉल करते रहते हैं। तो वो फेसबुक चला रहे हैं। तो उसको अपना प्राइमरी फोकस फेसबुक रखना पड़ेगा। फिर कंटेंट उसको अलग तरीके से हर प्लेटफॉर्म पे अलग तरीके से जाएगा। ठीक है। ओके। तो जैसे मैं एक कंटेंट बना रहा हूँ, वो मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे भी डाल सकता हूँ। ये बहुत लोगों को नहीं पता है। जैसे बहुत लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे एक रील्स बना रहे हैं, रील से वो अगर मान लो कि वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपना पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको आइडिया नहीं है कि वही सेम रील मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे डाल के भी पैसा कमा सकता हूँ। तो ऐसे कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं सेम कॉन्टेंट डाल के मतलब एक अर्न कर सकता हूँ? भाई ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि हम और आप भी नाम नहीं जानते। स्नैपचैट हो गया, ओके, इंस्टाग्राम है, ठीक है, फेसबुक है, ओके, यूट्यूब है। इसके अलावा भी काफी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मतलब शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म भी हैं, जो कि बहुत सारे हैं मार्केट में। तो इन सब पे मैं अगर सेम कंटेंट भी डाल डालूंगा सकते तो हो और अच्छा रेवेन्यू दे रहे हैं ये लोग। ओके। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कहूंगा कि फेसबुक या स्नैपचैट या इंस्टाग्राम ही दे रहा है, कई ऐसे छोटे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे क्रिएटर्स वीडियो डाल के जो फेसबुक पे 5 लाख अर्न कर रहा है, तो वो वहां से 50,000 अर्न कर रहा है छोटे प्लेटफॉर्म से भी। कई हमारे क्रिएटर्स ही हैं जो छोटे प्लेटफॉर्म से पहले वीडियो डालते थे शॉर्ट वाली, और वहां से अच्छा पैसा कमा रहे थे। ओके। तो जैसे ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे शेयर चैट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उनमें ध्यान क्या रखना पड़ता है? जैसे अगर मेरे को एक कंसर्न दिख रहा है ना कि भाई अगर मैं फेसबुक पे एक शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ और वही चीज अगर मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो फेसबुक का साउंड यूट्यूब पे फेसबुक का साउंड यूट्यूब पे नहीं चलेगा और यूट्यूब का साउंड फेसबुक पे नहीं चलेगा। तो ये एक चीज हो गई। तो ऐसी क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सेम कंटेंट डालने के लिए? क्रिएटर्स को कंफ्यूजन ही रहता है। जैसे अगर मेरा प्राइमरी प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, तो मैं म्यूजिक जब लगाऊंगा तो यूट्यूब की लाइब्रेरी से उठा लूंगा, वो म्यूजिक लगा दूंगा अपनी वीडियोस पे, और वो वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा फेसबुक पे। अगर एग्जांपल लूं, पर फेसबुक की एड लाइब्रेरी अलग है, और जो फ्री एड लाइब्रेरी वो क्या है, यूट्यूब ने जिन
लेबल्स है जिन सॉन्ग के साथ पार्टनरशिप कर रखी है कि हम लोग अपने क्रिएटर्स को फ्री देंगे। जरूरी नहीं है वो सारे के सारे सॉन्ग फेसबुक पे भी पार्टनरशिप के साथ हो कि हम फ्री देंगे क्रिएटर्स को। तो जो फ्री साउंड्स यूज कर रहे हैं ये प्रॉब्लम तो उनको आएगी। हाँ हाँ हाँ। अगर आप फॉर एग्जांपल कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो पेड हैं, लाइक एपिडेमिक है, एक दो प्लेटफॉर्म्स और हैं जो आप $5 $6 मंथली में ले सकते हो। उनके म्यूजिक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ में हर जगह पे हाँ। चल जाते हैं। अगर आप फ्री वाला यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी और आपको फिर हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपनी प्रोजेक्ट फाइल में म्यूजिक चेंज करना पड़ेगा। मतलब मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है ना कि इस चीज का सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप विदाउट ऑडियो एक कंटेंट बनाओ, वो आप फेसबुक पे भी डाल सकते हो, फेसबुक का साउंड यूज करके, यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, यूट्यूब का साउंड यूज करके, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे आप डाल रहे हो उसकी लाइब्रेरी यूज करके वो आप सेम कंटेंट को अलग अलग डाल सकते हो। बट मेन आपको ये करना है कि विदाउट साउंड आपको बनाना है। हाँ। तो आप बोल रहे थे कि जैसे और भी चीजें हो सकती है, इसका और भी आंसर हो सकता है, तो क्या हो सकता है? मतलब अगर अपन ये देखें कि मेरे को यूट्यूब का कंटेंट फेसबुक पे भी डालना है, स्नैपचैट पे भी डालना है और प्लेटफॉर्म्स पे डालना है, ठीक है, तो अपने को बहुत सारी चीजें इसमें देखनी पड़ेंगी। हाँ। एक चीज अपन ये देख सकते हैं कि हो सकता है मेरी यूट्यूब चैनल की इनसाइट्स में देखे कि मेरी ऑडियंस 3 बजे एक्टिव रहती है, मोस्टली पूरे डे का उसमें ग्राफ दिखाता है हाँ। कि कौन सी टाइम पे आपकी ऑडियंस एक्टिव है। तो मैं यूट्यूब पे 3 बजे डालूं। हाँ। हो सकता है मेरी फेसबुक की ऑडियंस शाम को 7 बजे एक्टिव रहती हो। तो मेरे को अपने हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से टाइमिंग भी डिसाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, ओके। और ये कैसे पता चलेगा वैसे? आपको हर प्लेटफॉर्म एक इनसाइट्स देता है, ऑडियंस इनसाइट्स ग्राफ, जहाँ पे मैक्सिमम ऑडियंस आपकी कब कितनी एक्टिव रहती है, कब इनएक्टिव रहती है, बेस्ट टाइम्स क्या है आपके लिए पोस्ट करने के लिए। इंस्टाग्राम पे भी दिखता है, फेसबुक पे भी दिखता है, स्नैप, सब हर प्लेटफॉर्म इनसाइट्स दिखती है। हाँ। ठीक है। तीसरा चीज हमें डायमेंशंस भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे जाता है 1920 into 1080 रेक्टेंगल वाला पार्ट। ओके, कि आप वीडियो की साइज क्या बना रहे हो, वीडियो की साइज किस में एक्सपोर्ट कर रहे हो आप। कि जैसे इंस्टाग्राम पे मैं ये ऐसे रील बना रहा हूं, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के लिए आपको 9:16 के लिए ऐसा वाला कंटेंट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और फेसबुक पे मोस्टली चलता है स्क्वायर या तो 4:5। मतलब ये चीज फिर मेरे को शूट करने के टाइम पे भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं वैसे शूट करूं कि हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से अगर मैं क्रॉप भी करूं तो मेरी फ्रेम प्रॉपर बन जाए। जो आपके लिए सूटेबल हो आप उसको यूज आपको रेगुलर, देखो सोशल मीडिया ऐसी चीज है, हर 6 महीने में नया अपडेट आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, आपको प्लेटफॉर्म के साथ आगे चलना पड़ेगा। यूट्यूब पे आज से 3-4 साल पहले जब अपन वीडियोस देखते थे तो नॉर्मली पहले वीडियो पे क्लिक करने पड़ता था, तब चलती थी। अब आप अगर यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ऑटो प्ले होती है, जैसे फेसबुक पे ऑटो प्ले होती है। तो आप अगर यूट्यूब पे आप स्क्रॉल कर रहे हो तो ऑटो प्ले हो गई। आपने शुरू के 20-30 सेकंड में अगर व्यूअर को रोक लिया तो वो बंदा क्लिक करके देखेगा, वरना वो रिटेंशन खराब करके जाएगा। ओके, मतलब ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि उसकी स्टार्टिंग कैसी है, जहां से ऑडियंस रुक जाए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो और अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो कि कैसे कंटेंट बनाना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है शुरू के 30 to 45 सेकंड्स में अगर आपने व्यूअर को रोक लिया तो वो पूरी वीडियो देखेगा, नहीं तो उसके पास बहुत ऑप्शन है, वो स्क्रॉल करके चला जाएगा। और जब वो स्क्रॉल करके जाएगा, अगर मान लो एल्गोरिथम, मतलब प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, आपने वीडियो डाली यूट्यूब पे, यूट्यूब ने फर्स्ट 1000 लोगों को इंप्रेशंस दिखाए, तो वो फर्स्ट 1000 इंप्रेशंस मतलब 1000 लोगों को दिखाएगा आपकी वीडियो अपनी फीड पे। अब उन 1000 लोगों में से कितने कन्वर्ट हो रहे हैं व्यूज में? ओके, उन 100, अगर 1000 में से 100 व्यूज हो गए तो आपका 10% का CTR हो गया। ओके, वो 10% CTR आ रहा है या 1% आ रहा है, वो आपके शुरू के 30 सेकंड ही डिसाइड करेगा, थंबनेल डिसाइड करेगा, टाइटल डिसाइड करेगा। ओके, अगर वहां पे आपने व्यूअर को कर लिया और वो CTR अच्छा होता है तो फिर प्लेटफॉर्म को लगेगा कि हाँ यार इस क्रिएटर का 5% CTR आ रहा है और इसका रिटेंशन भी अच्छा है, तो इसको फिर और धीरे धीरे रीच बढ़ाते हैं। ओके, मतलब इन शॉर्ट ये इसको मैं कोई भी प्लेटफॉर्म का एक एल्गोरिदम बोलूंगा। एल्गोरिथम आपको उनका एल्गोरिदम ऐसा होता है कि भाई आप जो भी वीडियो बना रहे हो वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत प्रमोट करने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो व्यूअर्स उसको कितना देख रहे हैं या कितनी चीजें मतलब कितने टाइम तक देख रहे हैं, मेन तो वो चीज है ना कि कितने टाइम तक देख रहे हैं और कितने ज्यादा लोग रुक रहे हैं। जैसे 1000 लोगों तक अगर मैंने वो कंटेंट पहुंचाया तो उसमें से अगर मान लो 500 लोग देख रहे हैं, मतलब वो अच्छी खासी वीडियो है, तो यूट्यूब फिर उसको वायरल करने की कोशिश करेगा। आपके 1000 वीडियो, वो वीडियो तो 100 के 200 से नीचे रुकेगी नहीं। अच्छा, तो आपको वो स्टडी करना पड़ेगा कि आपको शुरू से वीडियोस ही ऐसी बनानी है जो व्यूअर को रोक के रखे। बीच में कोई आपको ऐसा नहीं रखना कि वो बोर होके चला जाए, या फिर वो आपको वो भी देखना पड़ेगा जब आप अपलोड करने से पहले वीडियोस देखते हो तो आपको एज अ व्यूअर पहले वीडियो देखना चाहिए कि अगर मैं नॉर्मल एज अ व्यूअर हूँ या आपको अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, फैमिली को दिखाओ, कि एज अ व्यूअर इसको देखो। जहाँ पे आप बोर हो रहे हो सकता है आपको वापस एडिटिंग करके वो चीज हटानी पड़े जिससे आपकी रिटेंशन बढ़े। रिटेंशन बढ़ेगी तो CTR बढ़ेगा, और CTR बढ़ेगा तब प्लेटफॉर्म को लगेगा कि हाँ यार ये अच्छा क्रिएटर है। क्योंकि यूट्यूब की यही तो आपकी वीडियो देखने नहीं बैठी, वो ऑडियंस के इंटरेक्शन से ही जज करेगी कितने लोगों को इसको आगे बढ़ाना है या वहीं रोक देना है। ओके, मतलब कुछ भी बनाने के बाद आप एक रिव्यू लो, रिव्यू लेना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आप कितने पानी में हो।
क्योंकि क्रिएटर को तो अपनी वो लगती है कि मैंने तो जो बनाया वो बेस्ट बनाया है। ओके ओके ओके, वो हवा में ऑलरेडी होते ही हाँ। सही बात है, क्योंकि हाँ सब अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हैं। जब हमने स्टार्ट करा ना, तब से हमें लगता है कि हम सेलिब्रिटी, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मतलब अगर मैं भी वीडियो बनाऊंगा तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा बना दिया। हाँ, पर हो सकता है मैं किसी इससे रिव्यू लूँ तो ये बोले कि यार ये चीज़ ऐसा मेरे को बोरिंग लग रही है या फिर इन्फॉर्मेटिव नहीं लग रही। हाँ, क्योंकि अगर आप व्यूअर की लाइफ में कुछ वैल्यू एड ऑन नहीं कर रहे तो वो रुकेगा नहीं। ओके 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 ओके, मतलब इसको मैं एज अ इम्प्रूवमेंट भी ले सकता हूँ। अगर किसी भी कंटेंट क्रिएटर को अगर अपना कंटेंट इंप्रूव करना है, तो ये चीजें आप होमवर्क कर सकते हो कि हाँ भाई, क्या चीजें चल रही है, क्या चीजें नहीं चल रही है, लोगों के रिव्यू क्या आ रहे हैं, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा बना रहा हूँ। ऐसे बहुत क्रिएटर्स देखे जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसके बाद वो डिप्रेशन में है कि मैं क्या कंटेंट बनाऊं। उस लेवल पे आके जो क्रिएटर स्टार्ट कर रहे हैं उनको लगता है कि यार मैं ही डिप्रेशन में हूँ, मैं 1 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, मेरे 4000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, 5000 भी नहीं हुए। पर उनको नहीं पता कि जो ऊपर लेवल पे बैठा है उनसे ज्यादा डिप्रेशन में है। अच्छा, कि मैं इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स लेके बैठा हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कंटेंट दूं, क्या नया दूं, मैं क्या नया दूं। अच्छा ओके। तो इस टाइम पे कुछ नई चीज पे स्विच करना मतलब सही रहता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं सालों से फनी वीडियोस बना रहा हूँ, मान लो कि 6-7 साल हो गए फनी वीडियोस बनाते हुए, बट मैं एक लेवल तक ही पहुंचा हूं, और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब मेरे पास ना कंटेंट खत्म होते जा रहा है, अब मेरे को नहीं पता है मैं क्या बनाऊं। उस टाइम पे ना अचानक से एक नई चीज आती है कि हाँ यार, व्लॉगिंग में भी तो एक करियर है। तो अगर मैं वहां से 6 साल के बाद अगर मेरे को उस पर शिफ्ट होना है, क्योंकि बहुत लोग शिफ्ट होने का सोचते हैं, तो उनका प्रोसेस क्या होता है, मतलब किस हिसाब से मैं वो प्रोसेस कर सकता हूँ? पहले तो आपको अपनी ऑडियंस को समझना है कि जो आपकी अभी तक जो ऑडियंस थी वो किस टाइप की थी। ओके। कि अगर आपने ऑडियंस ही आपकी बिल्कुल अलग है, अगर आपकी मतलब बिल्कुल फनी, मतलब टियर 2 टियर 3 की ऑडियंस है, और उसमें भी फनी वाली जो मतलब देहाती कॉमेडी जैसे अपन कहते हैं, ठीक है, अगर वो कॉमेडी वाली आपकी ऑडियंस है और उस पर अगर आप इंग्लिश सॉन्ग्स डालने लग जाओ, ओके, तो बिल्कुल अलग फ्लिप चीज हो गई है। हाँ, रिटेंशन सीधा ड्रॉप होगा आपका। ठीक है, जैसे कि अपने पहले भी बात करा था कि रिटेंशन क्या होता है, कि हाँ, शुरू में जो ऑडियंस है उनको एंगेज करके रखना है अपने को, अपने कंटेंट के ऊपर। ट्रू। तो वो एंगेजमेंट ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। कोई भी कंटेंट क्रिएटर जब कैटेगरी शिफ्ट करता है तो एकदम से नहीं करता, हाँ, वो धीरे धीरे करता है। ओके, मतलब जैसे अगर मैं फनी वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे वो फनी वीडियोस बनाते रहने चाहिए, बट साइड बाय साइड व्लॉग भी चालू कर देना चाहिए कि धीरे धीरे वो ये तो चलता ही रहे, बस ऑडियंस भी धीरे धीरे शिफ्ट होती रहे। हाँ, ऑडियंस एक तरह से बच्चा है आपका। तो आपने उसको जैसा मोल्ड करोगे वो वैसा हो जाएगा। कि अगर आपने अपनी ऑडियंस को अपने साथ ग्रो करना है आपको, कि जो मैं बना रहा हूँ वो देखना देखना चाहिए वो लोग, तो आपको रिटेंशन ड्रॉप नहीं होने देना है उनका। मेन चीज है रिटेंशन। हर चीज पे मतलब जहाँ पे कंटेंट में बात आएगी वो रिटेंशन पे आके रुक जाएगी, कि उन्हें रिटेंशन ड्रॉप नहीं होना चाहिए कुल मिला के। ओके। और इसमें एक और बात ये है कि जो आपको मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप किसी और कैटेगरी में हो, फॉर एग्जांपल आप पहले एंटरटेनमेंट में हो, अब आपको ब्लॉगिंग की करनी है ऑडियंस, तो ये ऑडियंस बहुत डिफरेंट है। ठीक है, एक तो हो गई एंटरटेनमेंट वाली जो कॉमेडी के लिए या मतलब फनी वीडियोस देखने के लिए आपके चैनल पे आती थी, एक है व्लॉगिंग। वो बिल्कुल अलग चीज हो गई जिसको देखना है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो इसके लिए आपको दूसरा चैनल बनाना चाहिए। ये नहीं कि आप उसी चैनल में म्यूजिक वीडियोस भी डाल रहे हो, उसी चैनल में व्लॉग्स भी डाल रहे हो, उसी चैनल में गेमिंग भी कर रहे हो। आप करो, आपका अगर एंटरटेनमेंट चैनल है, फॉर एग्जांपल मैं एलविश भाई का बहुत अच्छा एग्जांपल लूंगा। उनका मेन चैनल है जहाँ पे वो उन्होंने ऑडियंस बनाई 13-14 मिलियन सब्सक्राइबर्स की, जो एंटरटेनमेंट के ऊपर बनाई। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तो ब्लॉग्स का अलग चैनल बनाया। गेमिंग अगर कर रहे हैं अभी भी, गेमिंग स्टार्ट करी तो गेमिंग का अलग चैनल बनाया। अच्छा। और जो भी मतलब म्यूजिक लेवल भी वो स्टार्ट करें तो उसका वो अलग चैनल बनाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो 15 मिलियन के 15 मिलियन ब्लॉग देखेंगे। सही बात उसमें से 2-3-5 मिलियन है वो आपके ब्लॉग वाले में हो जाएंगे। जिनको गेमिंग में देखने में इंटरेस्टेड है वो दूसरे चैनल में चले जाएंगे। उनको भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ, ये कैटेगरी आपने बना ली। अगर आप एक ही चैनल पे करते तो ना तो वो एंटरटेनमेंट की रहती, ना वो गेमिंग की रहती, ना वो व्लॉग्स की रहती। उसका पूरा एल्गोरिथम ही खराब हो जाता। वो यूट्यूब कैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी ऑडियंस को ये सजेस्ट करूं मैं। अच्छा, समझ। और उसने अगर दूसरे सेटअप ऑडियंस को कर दी तो CTR कम होगी और वो वापस रीच कम हो जाएगी उसकी। ओके। मेरे को ना इससे एक और क्वेश्चन आया कि जैसे अगर मैं कुछ कंटेंट बना रहा हूँ, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि मैं किसी ब्रांड से कितना चार्ज कर सकता हूं? क्या एंगेजमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर कोई क्रिएटर, अगर उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है। कि अगर कोई क्रिएटर 15 मिलियन अगर फॉलोअर्स लेके बैठा है, उसकी ब्रांड वैल्यू 0 है, तो उसके 15 मिलियन के कोई मतलब के नहीं है वो। तो एक 100 के क्रिएटर वाला भी 2 मिलियन सब्सक्राइबर या फॉलोअर वाले जितना चार्ज कर सकता है। बट ये चीज कहाँ पे आती है, अंतर कहाँ पे आता है कि उसका इन्फ्लुएंस लेवल क्या है। एक 100 के वाले इन्फ्लुएंसर का जो इन्फ्लुएंस लेवल है वो 15 मिलियन से भी ज्यादा हो सकता है
कई केसेस में। और उसकी ऑडियंस क्या है? ऑडियंस क्या है? जैसे हम एल्विश की बात करें तो उनके एक फोटो पे लाइक और कमेंट्स के रेशियो बहुत ज्यादा होते हैं जितने उनके फॉलोअर्स है उसके हिसाब से, तो वहां से हमें पता चल सकता है कि हाँ चलो इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है ऑडियंस पे। बट कुछ लोग ऐसे भी है जिनके उनसे भी ज्यादा फॉलोअर्स होंगे बट उनके लाइक्स और कमेंट्स और वो चीज बहुत कम आते होंगे, हाँ एंगेजमेंट बहुत कम है, उससे हमें पता चलेगा कि हाँ चलो इनकी वो चीज कम है, तो उसके हिसाब से आप रेट डिसाइड करोगे। बट वो रेट पर कैसे इसमें भी decide दो करोगे? बातें हो सकती हैं, मैं बताता हूँ। कुछ क्रिएटर्स आपने ऐसे देखे होंगे जो टिकटॉक वाले जो क्रिएटर्स हैं, रील्स वाले क्रिएटर्स हैं, उनके फॉर एग्जांपल नाम ही ले लेते हैं, चलो ठीक है, फैजू है, हाँ उसके भी हो सकता है किसी पोस्ट पे 1 मिलियन लाइक्स आ रहे हो, हाँ हो सकता है अपने एलविश भाई के भी 1 मिलियन लाइक्स आ रहे हो, ठीक है, बट उन 1 मिलियन, वो जो 1 मिलियन व्यूअर्स हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या खरीदेंगे किसी क्रिएटर के बोलने पे कोई कि भाई ये ब्रांड यूज करो। अगर एक्स क्रिएटर बोल रहा है कि ये ब्रांड मैं यूज करता हूँ, तुम भी जाके यूज करो, वो कितने लोग कन्वर्ट होंगे उस पे? अच्छा वो सिर्फ उसके रील देखने के लिए लाइक करके चले जाते हैं या फिर उसकी बात भी सुनते हैं? सही बात उसका है, इन्फ्लुएंस कितना है? क्योंकि एलविश भाई का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, अगर वो कुछ भी बोलते हैं अभी तो कुछ भी हो सकता है। समझ गया मैं, हाँ तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे, बट वो डिसाइड कर मतलब ज्यादातर आप लोग ही करते हो एज अ मैनेजर। हाँ, और ये टोटली डिपेंड करता है कि ब्रांड कौन सी है, हाँ चीजें कैसी है, हाँ उससे कन्वर्जन आएगा भी नहीं आएगा ब्रांड को। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी चार्ज लगा के बैठ जाऊँ कि मैं तो 1 करोड़ रुपए लेता हूँ तो मैं इतने ही लूंगा। अब मुझे पता है कि भाई कन्वर्जन जाएगा ही नहीं, उसको तो मतलब ही नहीं वो 1 करोड़ का। सही बात है, समझ। क्योंकि अगर आप ब्रांड के साथ काम कर रहे हो तो आपको ये फोकस करना है, आपको रिकरिंग काम आना चाहिए। अगर ब्रांड ने एक बार काम करवा लिया आपके प्रोफाइल पे, आपने एक बार प्रमोट कर दिया और उसको फायदा होगा तो वो वापस आएगा 4 बार कि यार मेरे को नेक्स्ट 4 रील में भी मेरे को प्रमोशन करना है, ये 2 महीने बाद मैं वापस आऊंगा। और अगर वो नहीं आ रहा है तो आप ये मान लो एक तरह से वो हो गया कि आप मुर्गी एक बार में ही काट रहे हो। आपके पास, आपको पता है कि आपके पास वो नहीं आएगा, आपने एक बार में ज्यादा चार्ज कर लिया और उतना अगर कन्वर्जन नहीं जा रहा ब्रांड को तो लॉन्ग टर्म आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। समझ, मतलब आपने फॉर एन एग्जांपल 1 लाख रुपए चार्ज करे, बट अगर ब्रांड को उतनी 1 लाख की वैल्यू ही नहीं मिल रही तो वो दोबारा आएंगे ही नहीं आएंगे। और वो सारी ब्रांड्स आपस में कनेक्टेड है आज की तारीख में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक ब्रांड के साथ करा तो बाकी ब्रांड को पता नहीं चलेगा। मार्केट में बहुत जल्दी पता चलता है कि यार इससे कन्वर्जन नहीं आ रहा। ओके, आजकल सारी ब्रांड्स ट्रैकर यूज करती हैं। पहले तो बहुत नॉर्मल प्रमोशन होता था। अच्छा, कि आपने लिंक दे दिया, आपने वीडियो में बोल दिया कि यार तू क्या कर रहा है, मैं फ्री बैठा हूँ, मेरे लिए लूडो डाउनलोड कर खेल। आज की तारीख में हर क्रिएटर का ट्रैकिंग लिंक है, तो ब्रांड्स हर डेटा देख रही है कि आप एक इस क्रिएटर पे हमने इतने 10 लाख स्पेंड करे हैं तो इसके यूजर से इतने यूजर्स आए हैं और इतने यूजर अभी भी एक्टिव हैं, उन एक्टिव यूजर्स ने इतना बाय करा है, हमें कितना प्रॉफिट बचा है, सब कैलकुलेट आगे पीछे होता है। अच्छा, आज हम कहते हैं कि यूट्यूब पे सैचुरेशन आ चुका है एक तरह से। जो एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स हैं उनमें नोन फेसेस ऑलरेडी हैं, जैसे हर्ष बेनीवाल है, भुवन बाम है, आशीष चंचलानी नोन फेसेस हैं। जो मैंने आपको 3 बड़े नाम बताए उनके साथ के भी और क्रिएटर्स थे, लेकिन उनका सैचुरेशन आया वो वक्त के साथ खत्म हो गए। लेकिन एक क्रिएटर नया आया, बकवास टॉक, जिसने एक अपना यूनिकनेस लाया, वो वायरल हो गया। मतलब सैचुरेशन ऐसा नहीं है कि मतलब खत्म ही हो गया, कि ये कि अगर आप कुछ यूनिक लाओगे डेफिनेटली वायरल हो जाओगे। और वायरल होने के बाद आप उस ऑडियंस को कैसे पकड़ के रख रहे हो, वो भी तो कितनी इंपॉर्टेंट है। कैसे आप उसको कैटर कर रहे हो। शाहिद अलवी का अगर मैं एग्जांपल दूं, शाहिद अलवी एक अपने क्रिएटर हैं जो मीम से वायरल हुए थे, आपको याद होगा वो गड्ढे में क्या था, अरे भाई भाई भाई, हाँ, वो जो गड्ढे में गिरता भाई भाई, ठीक है। जिस टाइम वो वायरल हुआ बहुत उसको पॉपुलैरिटी मिली, उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया उस वैलिडिटी को और कुछ आउटकम नहीं निकाल पाया। बात करेंगे। तो जब आप वायरल हो रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि आप ऑडियंस को आप कैसे बांध के रखोगे, आप नेक्स्ट कंटेंट क्या बना रहे हो जिससे वो जुड़ के रहें, वरना जितनी जल्दी वायरल होगे उतनी जल्दी वापस भी आ जाओगे। समझ आ, मतलब आज के टाइम पे ये हो रहा है कि मतलब कभी भी ना लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस वीडियो से मैं वायरल हो सकता हूँ, वो उस वीडियो से वायरल हो गए। अब अगर वो फेमस एक पर्सनालिटी बन चुके हैं, अब उनको ये सोचना है कि भाई इस चीज को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, वरना फिर वही है कि एक वीडियो से अगर मान लो 10 ब्रांड आ भी गई तो वो 10 ब्रांड के बाद फिर जीरो भी हो जाएगा सब कुछ। सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे को इसमें लगता है यशराज मुखाटे का। एक वो मीम वाली वीडियो वायरल हुई, उसके बाद तो क्या उसने फोड़ा है, उसने वही चीज उसने यूज उसको पता लग गया ना कि यार लोग अगर मैं मीम को यूज करके सॉन्ग बना रहा हूँ तो हाँ ये चीज वायरल जा रही है। उसके बाद इतने इनोवेटिव चीज पोस्ट करी है और अब तो मतलब नेक्स्ट लेवल है। मतलब इन शॉर्ट ये चीज कह सकते हैं कि उनमें वो पोटेंशियल था, ऑलरेडी था, बस कि जैसे एक वायरल वीडियो हुई उनको वो बूस्ट मिल गया, उनको एक वो करियर बूस्ट मिल गया कि एक ही वीडियो ने पूरा करियर चेंज कर दिया। तो जो भी ये क्रिएटर के लिए मतलब कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच के बैठे होंगे कि यार ये यूट्यूब का गेम हो चुका है, तो मैं वो लोग इसलिए स्टार्ट ही नहीं कर रहे होंगे कि यार ये लोग तो हो चुके हैं ना फेमस, अब मैं कुछ भी करूंगा फेमस नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसी नहीं है। मैं रोज हम लोग
तो मतलब इनके साथ काम करते हैं तो हमें रोज नए क्रिएटर्स के बारे में पता चलता है कि यार ये इसने अभी स्टार्ट किया 6 महीने पहले और ये अभी वायरल है। तो ऐसा आप कभी मत सोचो कि आप लेट हो गए, कि यार मैं लेट हो गया, कि मैं अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो आप सोचो कि यार ये 20 व्लॉगर्स के इतने व्यूज आ रहे हैं, मैं बनाऊंगा तो क्यों व्यूज आएंगे। लाइक एक बिजनेस के जो नीच है जिसमें अपन बात करें, विवेक बिंद्रा जी हैं, संदीप महेश्वरी सर हैं, तो ये भी कंटेंट क्रिएटर्स है। अगर इनमें माने तो अपन इनमें भी एक तरह से सैचुरेशन आ चुका कि लोग पहले संदीप महेश्वरी को 2-3 साल 4 साल पहले देखते थे, विवेक बिंद्रा को देखते थे, अब यहाँ पे एक सैचुरेशन आ चुका है, लोग इन्हीं को देखना पसंद करते हैं। लेकिन अभी मैं रिसेंट का आपको एग्जांपल बताऊंगा, हमारे एक क्रिएटर है राहुल मलोदिया करके इनका नाम है, तो उनको हमने 0 से ग्रो होते हुए देखा है। वो एक ऐसे क्रिएटर हैं जिनके पास कंटेंट अच्छा था, स्ट्रेटजी अच्छी थी, कि उन्होंने 1.5 साल में 2 मिलियन सब्सक्राइबर प्लस कर लिए हैं, और सिर्फ 0 से, बिल्कुल ऑर्गेनिक, कुछ उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं लिया, बस खुद की स्ट्रेटजीज और हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मिक्स करके आज उनके 2 मिलियन प्लस ही सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अभी तक। उनका कंटेंट यूनिक था, कंटेंट अगर सेम ही मानूं मैं, उनका द वे ऑफ टॉकिंग वो काफी अलग था, जो कि टॉकिंग प्लस कंटेंट इज द की। मान लो अगर किसी क्रिएटर ने मान लो फॉर एग्जांपल कोको कोला की केस स्टडी बना रखी है कि कोको कोला एज अ बिजनेस कैसे ग्रो हुआ, क्या हुआ, तो उनको एक कॉन्फिडेंस था कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो ये वीडियो मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ वीडियो में 10% भी नहीं रहेगी। तो उनको अपना यूएसपी पता है कि मैं नॉलेज बहुत ज़्यादा दे दूंगा और जो बंदा देख रहा है मेरे को वो सीख के जाएगा कुछ। तो जब भी कोई व्यूअर आपकी वीडियो से कुछ सीख के जा रहा है या फिर कुछ भी मतलब एक वैल्यू लेके जा रहा है लाइफ में, तो आपको 100% सब्सक्राइब भी करेगा और आगे की वीडियोस भी देखेगा। मतलब यूएसपी भी एक हो गया कंटेंट, एक होगी यूएसपी मेन है। ये दोनों चीज मेन है कि यूएसपी होना एक बहुत जरूरी है। जब आप सोचोगे कि हाँ चलो मैं किसी का कॉपी करके कुछ भी बना लेता हूँ, तो उसमें कुछ यूएसपी नहीं है, कुछ आपका यूनिक नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और का कंटेंट है, तो वो फ्यूचर उसका इतना नहीं है जितना आप सोच सकते हो। तो जैसे ये तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट बहुत लोगों का मैंने डाउनफॉल भी देखा है कि हाँ मतलब एक टाइम पे बहुत अच्छे खासे क्रिएटर थे और फिर कुछ टाइम बाद अब वो उतने नहीं है, या फिर उनके उतने पैसे नहीं बन पा रहे, या फिर वो इतने पॉपुलर नहीं है जितने पहले थे। तो हमेशा मेरे को लगता है कि एक बैकअप लेके भी चलना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ बना लो ना, सेकंड बिजनेस भी बना लो कि भाई जो उस टाइम पे भी आपको हेल्प करे जब ये बिजनेस आपका ना चले। लाइक आप कुछ बोल रहे हो? हाँ नहीं आप बताओ। लाइक क्रिएटर्स का मेरे हिसाब से एक लाइफ स्पैन होता है कि हर क्रिएटर का एक पीक आता है, अगर वो उस पर सर्वाइव करके तो बहुत आगे निकल जाता है, या वो बहुत नीचे आ जाता है, जो पहले भी होता है उससे भी नीचे आ जाता है। हाँ। तो वो कैसे उसको मेंटेन कर रहा है वो डिपेंड करता है कि अगर क्रिएटर क्या करते हैं कि उनको लगता है कि जैसा भी चल रहा है, अगर मैं आज $100K मंथ कमा रहा हूँ, तो उनको लगता है मैं 100 का अगले महीने 200K करूंगा, उसके 300K वो एंड सो ऑन वो चलता रहेगा, वो मैं $1 मिलियन तक ले जाऊंगा। मेरे साथ एक क्रिएटर ऐसे भी थे जिन्होंने ये बोला था मैं, मतलब $1 मिलियन तक ले जाऊंगा मैं इसको, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल वे में। अगर मैं बिजनेस कुछ नहीं कह सकते, कुछ कह नहीं सकते, मतलब प्रैक्टिकल चीज ही नहीं कि आप उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं ले सकते आप उसमें, कि हर एक चीज की एक लिमिट होती है कि हाँ यहाँ से इतना निकल सकता है, या तो आप उससे उस चीज को कहीं और पे कन्वर्ट कर लो, या जो आपने जो पैसा कमाया है उसको कहीं एक अच्छे बिजनेस में लगा लो। क्रिएटर्स क्या करते हैं, जैसे आज मैंने अगर $100K कमा लिए, तो मैं क्या करूंगा, एक सुपर कार ले आऊंगा, अपने लाइफस्टाइल ऐसी कर लूंगा कि मैं हर महीने की मतलब मेरे को पता है $100K आएंगे। तो वो ऐसा होता ही नहीं है। किसी महीने आपके $100K आ रहे हैं तो हो सकता है आपके अगले महीने 200 के आ जाए, और हो सकता है अगले महीने 2000 भी ना आए। सही बात है। क्रिएटर अपनी लाइफस्टाइल $100K के हिसाब से ही सेट कर लेता है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक तो सारे इंडिया के क्रिएटर्स शो ऑफ में बढ़ चुके हैं कि मैं ये गाड़ी लाऊंगा, मैं अगर ये गाड़ी कोई उनको लगता है कि अगर मैं क्रिएटर हूँ और मैं लग्जरी गाड़ी में नहीं घूम रहा तो लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हो। आपको पता रहना चाहिए कि यार मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा 5 साल का लाइफ स्पैन होता है ऑन एन एवरेज, ये जो 5 साल है इसमें मेरे को मैक्सिमम कमाना है। वो आपको जो पैसा आ रहा है, या तो आप लाइबिलिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो या एसेट्स में पैसे, मतलब एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइबिलिटीज़ में पैसे खराब कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। मोस्टली क्रिएटर्स क्या करते हैं, लाइबिलिटीज़ पाल लेते हैं, कार ले ली, वो ले ली, जिनकी वैल्यू कम होने वाली है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता कि यार मेरे आज 1 करोड़ आए, और उसमें भी अब नॉर्मल अगर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, तो उसको पता है कि हाँ, जिसको फाइनेंशियल नॉलेज है कि मेरे को अगर मैं 1 करोड़ कमाऊंगा तो ठीक है, 10 लाख ऐसे हैं कि मैं लग्जरी पे यूज़ कर सकता हूँ, इतने % मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा, इतने % मैं अपने अकाउंट में रखूँगा। क्रिएटर्स वहाँ लैग करते हैं कि क्रिएटर्स कमाने, एक महीना आया 1 करोड़ कमा लिया तो उसमें खर्चा कर दिया 1 करोड़ के हिसाब से, अपनी लाइफस्टाइल कर लिया 1 करोड़ के हिसाब से, और आगे का कुछ नहीं सोचा कि मेरे फ्यूचर में
मैं कुछ ऐसी मैं अगर इनकम नहीं आई तो मेरी EMIs कैसे जाएंगी, क्या नहीं, क्या कैसे जाएगा। ट्रू ट्रू, मतलब अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए है तब जाके आप 10 लाख खर्च की, कर हाँ। सकते हो, तब आप 10 लाख खर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप खर्च कर रहे हो 10 लाख है, आप खर्च 1 करोड़ कर दो। हाँ ट्रू। लाइक हर बार ये भी सही नहीं है कि मतलब कि कार खरीदना क्रिएटर्स के लिए गलत है। मैंने कई क्रिएटर्स ऐसे भी देखे, जैसे UK07 है, वो भी हमारे क्रिएटर है, तो उनका मैंने देखा है कि वो कार्स खरीद के भी पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो इस हिसाब को पसंद करती है। ओके, हाँ, कि अगर वो कार खरीदते हैं उनके व्यूज एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं, वर्थ इट है, तो वर्थ है। वो कार की वजह से उनके व्यूज आ रहे हैं। उसको देख के अगर एक दूसरा छोटा व्लॉगर जिसकी मतलब ऑडियंस ही वैसी नहीं है, छोटा नहीं कहूंगा कि मतलब जो ग्रोइंग व्लॉगर है, अगर वो कार खरीदने की सोचे कि भाई मैं 1 करोड़ की कार लाऊंगा तभी मैं ग्रो करूंगा, तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली, उन्होंने पहले उससे कमाया, उसके बाद 10 कारें खरीद कर ली, अब वो 20 भी करेगा तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रू। कि जो स्टार्ट जो कर रहे हैं ना क्रिएटर, हाँ, जो आपने बोला कि एक मतलब आपने बोला एक बिजनेस सेटअप तो तब होने की बात होगी कि जब वो एक पीक पे है तब वो एक बिजनेस कर ले, एक और मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू कर ले। ठीक है। पर उस क्रिएटर क्या होगा जो स्टार्ट कर रहा है, हाँ, और उसके पास कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पार्ट टाइम करे, पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएशन करे, ठीक है, या तो कोई जॉब कर ले, या कुछ कर ले साथ में, एक जिसका एक इनकम सोर्स आते रहे, जो डिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि देखो फिक्स हो, खर्चा तो चाहिए, तुम्हें रेंट भी पे करना है, खाने पीने का भी खर्चा है, थोड़ा बहुत खर्चे होते हैं कि 20-30 हज़ार आ जाए, तो वो जॉब कर ले। और जॉब अगर इसी फील्ड में मिल जाए उसको तो बहुत बेटर है, क्योंकि अगर वो कंटेंट क्रिएटर है तो उसके लिए या तो एडिटिंग होगी, या कैमरा होगा, लाइट्स होंगी, कुछ कलर ग्रेडिंग कुछ तो होगी। हाँ ट्रू। तो वो कुछ ना वो साथ के साथ जॉब करता रहे, और जब इस दूसरी साइड से, इन्फ्लुएंसर वाली साइड से, उसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट आ जाए कि हाँ यार अब मैं अपनी जॉब छोड़ सकता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है, अब मैं अपनी जॉब छोड़ सकता हूँ, तब वो शिफ्ट करे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपन लेते हैं हर्षदीप भाई को। हर्षदीप आहूजा जो है, वो उन्होंने तब अपनी जॉब छोड़ी थी जब वो एक बहुत अच्छा कमा रहे थे, वरना वो किसी टेक फर्म में डेवलपर थे, साथ के साथ वो कंटेंट बनाते थे सैटरडे संडे, और बाकी टाइम अपनी जॉब करते थे। तो क्योंकि कंटेंट में ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आप कंटेंट ही बनाते रहोगे, आप दिन के 2 घंटे भी निकाल लोगे तो वो साथ के साथ चलता जाएगा, इससे क्या आप सस्टेन ज्यादा कर पाओगे। हाँ, मतलब इससे मैं ये चीज बोलूंगा कि यार देखो, अगर किसी का भी सपना है ना कि मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर आगे बढ़ना है या फिर कुछ भी करना है, तो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ चलो पापा को फोन करा, पापा यार 10 लाख रुपए भेज दो, मेरे को ये करना है वो करना है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। खुद के दम पे बनाओ, भले ही तुम पार्ट टाइम कुछ भी जॉब कर लो या कुछ भी कर लो, उससे तुम इनकम जनरेट कर रहे हो और वो इनकम तुम इसमें लगा के कुछ ग्रो कर रहे हो, वो चीज कर सकते हो, बट ये नहीं कि हाँ चलो किसी पे तुम डिपेंडेंट हो। तो एक लास्ट चीज जो मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या ऐसी बेस्ट एडवाइस है जो तुम एक कंटेंट क्रिएटर को दोगे जिससे वो ग्रो कर सके, और क्या ऐसी बेस्ट एडवाइस है जो तुम ऐसे क्रिएटर को देना चाहोगे जो बहुत सालों से कंटेंट बना रहा है पर अभी तक वो ग्रो नहीं कर पा रहा? मैं सजेस्ट करता हूँ जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अभी के प्लेटफॉर्म्स का विजन क्या है, वो किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि हम लोग यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, इन लोगों की टीम से बात करते रहते हैं, तो सारे प्लेटफॉर्म्स का फोकस अभी सिर्फ एक है, शॉर्ट्स, रील्स और शॉर्ट्स, मतलब जितने भी शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट हैं, अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने अभी तक कुछ कंटेंट नहीं बनाया, तो अगर आप शॉर्ट्स बनाओगे तो आप बहुत जल्दी ग्रोथ करोगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स पे भी सिर्फ शॉर्ट्स पे ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है। और इनका भी ये फायदा है कि नंबर ऑफ क्रिएटर्स ज्यादा मिलेंगे शॉर्ट्स पे, और अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हो तो मेरे को लगता नहीं उसमें ज्यादा खर्चा आएगा। तो अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हो तो जल्दी ग्रोथ मिलेगी। मतलब हमारे कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल में 3 मिलियन 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स करें। जो लॉन्ग फॉर्मेट क्रिएटर्स को 4-4 5-5 साल लग गए वो सब्सक्राइबर्स पहुंचने में। तो आप पहले तो नीच डिसाइड करो, और उस हिसाब से ऑडियंस डिसाइड करो, और कंटेंट जो आप बना रहे हो, आप ये देखोगे ऑडियंस कब क्लिक करेगी, जब आपका थंबनेल अच्छा होगा, टाइटल अच्छा होगा। फर्स्ट इंप्रेशन व्यूअर पे यही पड़ेगा, टाइटल और थंबनेल। अगर आपका टाइटल अच्छा है और आपका थंबनेल अच्छा है, प्लस अच्छा मतलब कैसे, ऑडियंस को अगर वीडियो का थंबनेल या टाइटल देखिए कुछ क्यूरियोसिटी हो रही है कि यार ये क्या कर रहे हैं। आपने मान लो ये पॉडकास्ट जब आप पोस्ट करोगे तो थंबनेल में अगर आपने बड़ा बड़ा लिख रहा है कि हाउ दीज टीनेजर्स मीट दिस $1 million, तो जैसे मान लो कि 21 साल का लड़का कैसे 75 क्रिएटर्स को मैनेज कर रहा है, इतना पैसा तो कैसे कमा रहा है। तो एक व्यूअर को लगेगा कि यार ये क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि क्या। या फिर आप अगर दूसरे साइड में आप नॉर्मल डाल दो कि ये 2 लड़के हैं 75 क्रिएटर मैनेज करते हैं, ये चीज नॉर्मल हो गई। और आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कैसे ये 2 लड़के कमा पा रहे हैं, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन बैठ गया। अब वो आंसर ढूंढने के लिए वो वीडियो दिखेगा। तो आपको क्यूरियोसिटी जनरेट करवानी है ऑडियंस के हिसाब से, व्यूअर्स के हिसाब से, कि वो क्लिक करें। क्लिक करने पे भी वो मजबूर हो जाए। क्लिक करने के बाद तो फिर शुरू के 30 सेकंड आपको रोक के रखना ही है व्यूअर को।
लाइक Okay. इसमें अपन ये भी देख रहे हैं कि है ना कि रील्स वाले क्रिएटर्स क्यों बढ़ रहे हैं, हाँ। रील्स को फेसबुक या मतलब जो भी प्लेटफॉर्म से वो क्यों प्रमोट कर रहे हैं, इसका भी एक रीजन है हाँ। कि पहली बात तो इजी टू स्क्रॉल है, इजी टू वॉच है, ठीक है। कि इसमें आपको सिर्फ स्क्रॉल करते जाना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेंट मतलब लोग कंज्यूम कर रहे हैं, एक बंदा एक टाइम पे 100 रील्स देख लेगा लेकिन वो 100 वीडियो नहीं देख सकता। हाँ। पहला रीजन ये हो गया कि इजी टू मतलब एक्सेस है। हाँ। सेकंड क्या हो रहा है कि पहले क्या हो रहा था कि शॉर्ट वीडियोस के ऊपर जैसे अगर फेसबुक एक शॉर्ट क्रिएटर को $1000 दे रहा है, हाँ। अब क्या फेसबुक के लिए वो एक क्रिएटर वर्थ है? हाँ, नहीं है। नहीं है। हाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि वो $1000 को रील्स का पे आउट कम होता है लॉन्ग फॉर्मेट से, ये आपको भी ठीक पता है। हाँ। तो जब वो $100 को वो $1000 को वो 10 जनों में बांट के 100 करके वो 10 क्रिएटर एक्वायर कर सकता है। हाँ। अगर एज ए फेसबुक में बिजनेस बात करूं तो ऑब्वियसली वो 10 क्रिएटर को ला सकता है। अब वो $1000 अगर एक बंदे को दे रहा है, हाँ। तो वो ये $1000 वाला बंदा अगर उसको छोड़ गया तो फेसबुक के पास कुछ भी नहीं है, एक तरह से एग्जांपल। हाँ। उसके बाद वो 10 क्रिएटर्स और आ गए जिससे कि वो ज्यादा कर सकता है काम। हाँ, अपनी भी रीच बढ़ा उसके सकता बाद है। वैरायटीज हो गई। ओके 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 ओके। इसलिए रील्स को भी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं मतलब प्लेटफॉर्म्स जो भी सोशल मीडिया वाले हैं। ट्रू। बेस्ट एडवाइस, बेस्ट एडवाइस। सेकंड चीज कि जो बंदा सालों से बना रहा है बट अभी भी वो ग्रो नहीं कर पा रहा, तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे? भाई सबसे पहली बात, अगर वो इतने साल से बना रहा है तो उसकी गलती है कि वो ग्रो नहीं कर पा रहा। सही बता रहा हूँ, True, ठीक है। हाँ, हाँ। अगर वो रिसर्च करता कि हाँ। यार मेरी ऑडियंस मैं वो कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, और उस अगर वो रिसर्च करता, इनसाइट्स देखता हाँ। कि मेरे रिटेंशन नहीं बैठ रहा, हाँ। और रिटेंशन क्यों नहीं बैठ रहा, हाँ। उसको ठीक करता, हाँ। या कुछ चीजें लगाता, तो वो अभी तक ग्रो हो जाता। अगर 5 साल से वो कोई ग्रो, अगर लगातार वीडियो करे जा रहा है, पहली बात तो अगर लगातार कर रहा है तो हो ही नहीं सकता वो ग्रो ना हो रहा हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएटर्स में है इनकंसिस्टेंसी। ओके। एक महीने में हो सकता है 10 वीडियो डाल दी, हो सकता है 2 महीने बाद कोई वीडियो नहीं डाली, उसके बाद जब मन हुआ तो वीडियो डाल दी, फिर चाचा की शादी आ गई तो वीडियो नहीं डाली, फिर वीडियो, फिर मतलब प्लेटफॉर्म कैसे डिसाइड करेगा? अगर आप कंसिस्टेंटली आपने सोच रखा है कि थर्सडे को 5 बजे मैं वीडियो डालूंगा, तो यूट्यूब भी सजेस्ट करेगा थर्सडे को 5 बजे आपकी ऑडियंस को। ओके। और आपका कोई टाइम नहीं है, कोई डेट नहीं है, कब जब आपकी मर्जी आप कंटेंट डालोगे तो आपका कोई प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी नहीं करेगा। ओके। तो कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ। और इम्प्रूवमेंट जरूरी है। Improvement कि हाँ, जरूरी है। अपने आप को कैसे इंप्रूव कर रहे हो, कैसे नॉलेज गेन कर रहे हो यार। अगर तुम एक चैनल बना के बैठे हो और तुम सोच भी नहीं रहे, मतलब देख भी नहीं रहे कि हाँ यार लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, मेरे को कैसे ग्रो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी होती है, वो आप होमवर्क ही नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो आप वहीं बैठ के रहोगे इतने सालों तक। आप ट्रेंड देखो ना क्या चल रहा है। मतलब आप ये मान लो बहुत सारे क्रिएटर्स, अब अपन लोग 7-8 साल से काम कर रहे हैं क्रिएटर्स के साथ, ठीक है। कितने परसेंट क्रिएटर्स आपको लगते हैं कि जो 7 साल पहले एक तरह से सेलिब्रिटी थे, आज कितने लोग रेलिवेंट हैं? नहीं है। बहुत बहुत लोगों को 90% क्रिएटर्स के व्यूज ड्रॉप हो चुके हैं। बहुत लोगों को मैंने डाउनफॉल देखा है, और बहुत लोगों को मैंने मतलब करियर बनते भी देखा है कि हाँ चलो 6-7 साल से मतलब कंसिस्टेंट चल रहे थे, मतलब एक ही लेवल पे चल रहे थे, और अचानक से एक वीडियो भी ऐसी, जैसे कैरी मिनाटी सबसे बेस्ट एग्जांपल, मतलब वैसे वो बहुत अच्छे खासे चल रहे थे, बहुत अच्छा खासा उनका नाम था, बट जो लॉकडाउन में वो जो रोस्ट वीडियो आई थी, वो मेरे को लगता है कि वो मतलब लाइफ पूरा चेंजिंग उनका- वीडियो। हाँ, वो पूरा लाइफ चेंजिंग वीडियो थी। तो इससे मतलब सीखने को ये भी मिलता है कि भाई एक वीडियो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक वीडियो भी अगर सही से बनाते हो ना, तो वो भी चांसेस है कि पहला वीडियो आपका चैनल उठा दे। तो आपको तो हर वीडियो ऐसी बनानी चाहिए कि ये वीडियो मेरी लाइफ बदल देगी। नहीं बदले वो बात अलग है, बट आपको मेहनत तो उतनी करनी चाहिए कि मेरी हर वीडियो बेस्ट हो। हाँ। इसमें एक चीज और हो रही है क्रिएटर्स के साथ में, जैसे आपने बोला कि 5 साल से वो कंटेंट डाले जा रहा है, वो ग्रो ही नहीं कर रहा। अब जो ग्रोइंग क्रिएटर्स है उनको यही नहीं पता कि इनसाइट्स कैसे देखते हैं, जो डैशबोर्ड है, यूट्यूब का डैशबोर्ड है, फेसबुक का डैशबोर्ड है, वो कैसे काम करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई पॉलिसी वॉल्यूशंस ऐसी आई भी होती है क्रिएटर्स के, मैंने कई क्रिएटर्स को ऐसे देखा है जो बेचारे काफी टाइम से कंटेंट डाले जा रहे हैं, उनके व्यूज नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, तो वो कई बार ग्लिचेस होते हैं जो कि प्लेटफॉर्म की तरफ से होता है। अब देखो प्लेटफॉर्म कोई मैन्युअली एक बंदा नहीं चला रहा है, उसके बाद हजारों लाखों क्रिएटर्स हैं, तो कई बार बैकएंड पे आपकी चैनल की या पेज की रीच रुकी हुई होती है। तो कई बार हमें प्लेटफॉर्म पे ही हमें नए चैनल को खोलने की जरूरत पड़ती है या पेज को खोलने की जरूरत पड़ती है। मतलब इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि क्रिएटर्स जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाने जा रहे हो, तो सबसे यूट्यूब कंटेंट गाइडलाइंस देता है, तो वो पूरा पढ़ो पहले कि यूट्यूब कंटेंट गाइडलाइंस क्या है, क्या मैं क्या नहीं बना सकता, क्या बनाना है, कैसे करना है, कैसे वो रीच रोक सकता है मेरी। अगर फेसबुक पे जा रहे हो तो फेसबुक के कंटेंट गाइडलाइंस हैं कि अगर आप अब्यूसिव कंटेंट बनाओगे तो आपकी रीच नहीं चलेगी, अगर आप कुछ वायलेंस दिखाओगे तो नहीं चलेगी।
सॉल्यूशन की बात हम इसके अगले वीडियो में करने वाले हैं। ये पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये था हमारा बेसिक बिगिनर टाइप का पॉडकास्ट, जिसमें आपको अगर कभी भी चैनल चालू करनी हो या आप अगर करियर एज अ कंटेंट क्रिएटर सोच रहे हो तो उसके लिए ये वीडियो ज़रूरी थी। बट इसके बाद वाला जो पॉडकास्ट है उसमें हम बात करेंगे कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है एज अ कंटेंट क्रिएटर, उनको क्या प्रॉब्लम आती है, आपको भी क्या आ सकती है, उन सबके प्रॉब्लम्स प्लस सॉल्यूशन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भाई एक ही बात था। क्या बात कर रहे हो, हमें तो लगा खत्म हो गया।